हेलो, मैं मनोज राजपूत। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने पहले जो मेरी वीडियो देखी थी उसमें मैंने पढ़ाया था आपको जर्मनी का एकीकरण, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं इटली का एकीकरण। तो क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने देखा था जर्मनी एकीकरण पढ़ने में हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था वो एक चित्र बना के आराम से समझने का प्रयास किया था। अगर हम उसे रटते तो समझ में नहीं आता, लेकिन आपने पढ़ा और आपके समझ में आ गया। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? इटली का एकीकरण। देखो, इटली का एकीकरण पढ़ने से पहले हम वही एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र के माध्यम से इटली के एकीकरण को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप जानते हो कि जो इटली का एकीकरण हुआ था, ये भी एकीकरण कई बाधाओं से गुजरा था, अनेक बाधाएं थी इसके एकीकरण को रोकने में। तो उससे पहले हम देखते हैं इटली का स्वरूप कैसा था। ध्यान देना है इसे। ध्यान में दोस्तों, जो इटली का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले यहाँ कई राज्य थे और इन राज्यों से जब इन राज्यों को आपस में एक दूसरे में विलय कर दिया गया, तब जाके संयुक्त इटली का निर्माण हुआ था। तो उससे पहले मुझे जो बनाने जा रहा हूँ, सामने चित्र बना रहा हूँ, इससे वही छोटे छोटे राज्य जो आपको ध्यान रख रहे हैं। देखो, अगर इटली का एकीकरण पढ़ना है, इटली का एकीकरण पढ़ने से पहले या जर्मनी का एकीकरण पढ़ने से पहले जो मेन चीज थी वो थी राज्य। जब तक हमको राज्यों के नाम याद नहीं रहेंगे और ये समझ में आएगा कि इन राज्यों की स्थिति कहाँ थी, क्या था, तब तक हम उसके बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम पहले चित्र के माध्यम से इन राज्यों को थोड़ा सा माइंड में सेट करते हैं कि राज्य कौन कौन से राज्य थे। अगर राज्यों का आपको नाम याद हो जाएंगे, राज्य कौन कौन से, कहाँ स्थित थे, उनका क्या महत्व था, किस प्रकार से बाधा थी, तो इटली का जो एकीकरण था वो एकदम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो देखें, यहाँ जो ऊपर भाग का इस प्रकार से राज्य थे, एक यहाँ साइड में इसके 3 भाग कर दिए गए थे इटली के, उत्तरी इटली, मध्य और दक्षिण। देखो, उत्तरी में तो ये भाग आ गया था अपना टोटल ऊपर वाला। नीचे ये जो भी थे ये सारे किसमें थे, मध्य में, और दक्षिण में अपना ये भाग था। अर्थात ये जो भाग है ऊपर वाला, ये भाग तो था उत्तरी में, उत्तरी इटली। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग था ये था अपना मध्य इटली में, और अंत में था ये था अपना दक्षिण इटली में। तो देखें, यहाँ जो उत्तरी भाग में था, इस राज्य का नाम था सेवाय। इसे सेवाय भी बोला जाता है, सेवाय भी था। ये था नीस, पीडमांट, पीडमांट, ये था अपना लोम्बार्डी। साइड से काम से ये कौन सा था अपना लोम्बार्डी। ये था वेनेशिया, ये रोम था साइड में ही। यहाँ छोटे छोटे राज्य और थे, 3 छोटे छोटे राज्य थे जिनमें अपना मैं था, तीनों राज्य बताता हूँ।
देखो ये मेडेना, ऊपर वाला है परमा, परमा मेडेना और टस्कनी। ये रोम था, ये नीचे वाला भाग था, ये नेपल्स था, ये सिसिली था, और यहाँ जो सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा इटली का जो एकीकरण हुआ था वो था सार्डिनिया। इस प्रकार से राज्य, एक बार ध्यान दें, मैं थोड़ा सा भाषा बोलूंगा, फिर थोड़ा सा गौर से या ध्यान से सुनना है। आपने देखा जो इटली का जो एकीकरण था मुख्य रूप से दो चरणों में, दो चरण कौन कौन से थे? 1815 से लेकर के पहला चरण था 1815 से लेकर के और 1850 था, और दूसरा चरण हुआ था स्टार्ट होता 1850 से लेकर के और 1870 तक। इन दो चरणों के माध्यम से अपने इटली का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ। उससे पहले हमने देखा था जो इटली था ये पहले छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था, लेकिन इनमें हमने राष्ट्रवाद की भावना प्रकट करके ऐसे कारण से प्रमुख 3 भागों में बांटा, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। जैसे पहले अपने किसमें पढ़ा था? हमने जर्मनी पढ़ा था, उसी प्रकार से इसे इटली पढ़ना, पढ़ के देखते हैं या पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये छोटा राज्य था, सेवाएं नीस, पिडमॉन्ट, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, पार्मा, मेडेना, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली और सार्डिनिया। जैसे आपने पढ़ा था कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था और जिस राज्य के अंतर्गत हुआ था, जिस राज्य के द्वारा हुआ था, जहाँ सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य प्रशा था, उसी प्रकार से इटली के एकीकरण में जो प्रमुख राज्य महत्वपूर्ण भूमिका होती है सार्डिनिया। सार्डिनिया के द्वारा ही या सार्डिनिया के अंतर्गत ही इटली का क्या होता है? एकीकरण होता है। अब ध्यान दें, अगर इसकी जब बाधा पढ़ेंगे तो बाधा देखेंगे कि बाधा क्या क्या करेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ बाधाएं पढ़ेंगे। बाधाएं देखो, बाधाएं क्या रहेगी? विदेशी प्रभाव या विदेशियों का अधिकार। देखो ध्यान दें, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मेडेना और टस्कनी, इन 5 राज्यों पर प्रमुख रूप से जो अधिकार था, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, उन राजकुमारों का इन 5 राज्यों पर अधिकार था। इन ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हुआ करते थे, उन राजकुमारों ने लॉम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मेडेना, टस्कनी, इन 5 पर पूर्ण रूप से अधिकार कर रखा था। तो बाधा बना था ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका इन राज्यों पर अधिकार था, वो कभी नहीं चाहेंगे क्या? करेक्ट, कि इटली का एकीकरण हो। तो यहाँ पर विदेशी जो अधिकार थे उनमें पहले बाधाओं में देखा हूं यहाँ पर कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, क्यों कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार नहीं चाहेंगे कि परमा, मेडेना, टस्कनी, लॉम्बार्डी और वेनेशिया इन राज्यों से उनका अधिकार छिन जाए। तो इसीलिए ये बाधा रही। क्या बाधा कहती है? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, एक बार दोबारा से। ठीक है, सुनो कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, मैंने जर्मनी की क्रम बताया था कि यहाँ पास में ही ऑस्ट्रिया था,
और ऑस्ट्रिया उस समय शक्तिशाली राज्य था और ऑस्ट्रिया के ही राजकुमार थे। उन राजकुमारों का लोम्बार्डी, वेनेशिया, बर्मा, मेडिना और टस्कनी इन प्रमुख राज्यों पर अपना अधिकार था और ये राजकुमार कभी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। अगर इटली का एकीकरण हो जाता तो इन सभी राज्यों से उनका अधिकार छिन जाता। तो बाधा में थी कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखें। देखो पास में यहाँ फ्रांस था और फ्रांस का उस समय जो अधिकार था वो रोम और नेपल्स। नेपल्स में यहाँ एक वंश था, दोबारा से सुने, जो फ्रांस था, जो पड़ोसी राज्य था या पड़ोसी देश था, उसका अधिकार पूर्ण रूप से तो रोम पे था। दूसरा नेपल्स में जो यहाँ वंश था वो गुर्गो वंश था। नेपल्स में जो वंश था कौन सा था? गुर्गो वंश, और गुर्गो वंश संबंधित था फ्रांस से। दूसरा जो सेवाय वाला क्षेत्र था, सेवाय वाला क्षेत्र था, इस सेवाय वाले क्षेत्र पर भी फ्रांस का अधिकार था। पड़ोस में था तो सेवाय के फ्रांस, तो फ्रांस नहीं चाहता था कि अगर इटली का एकीकरण हो गया तो सेवाय, रोम और नेपल्स जिन राज्यों में हमारा जो प्रभुत्व है या हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो फ्रांस भी कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो इसी कारण इसमें जो हस्तक्षेप बना हुआ था, दूसरी जो बाधा थी वो था फ्रांस का हस्तक्षेप। दोबारा से देखें, फ्रांस सेवाय के जस्ट पास में था तो इसलिए सेवाय में भी उसका अधिकार था, रोम पर अधिकार था। और नेपल्स में यहाँ एक वंश था गुर्गो वंश, और गुर्गो वंश संबंधित था फ्रांस से, इसलिए नेपल्स में भी किसका अधिकार था? करेक्ट, फ्रांस का। तो फ्रांस भी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो। क्लियर है? तो आगे देखते हैं तीसरा जो हस्तक्षेप था। देखो तीसरे हस्तक्षेप में ब्रिटेन लिख सकता हूँ, ब्रिटेन भी था, क्योंकि ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था कि उसका जो पड़ोसी राज्य है वह है शक्तिशाली या मजबूत हो। क्योंकि आप भी जानते हो, और आपके अगर पड़ोसी है कोई, अगर वो पैसे वाला होता है तो आपको भी जलन होनी स्टार्ट होती है, ऐसे ही ना? क्यों? देखा है कि जो पड़ोसी होता है तो हम उसे जलन या ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना आपके निर्णय को देखते हुए कभी लड़ाई हो जाए तो हम उसे जो लाठी होती है या शक्ति में अगर देखें तो मजबूत है। हमारे पास में दो लड़के जो लाठी चलाने वाले, लाठी चलाने, बंदूक चलाएंगे, लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि ये ऊपर ना उठे, ये पैसा वाला ना हो। सभी को थोड़ा सा ईर्ष्या तो हो ही जाती है। उसी प्रकार से ब्रिटेन को भी ईर्ष्या थी, वह ईर्ष्या थी कि जो मेरा कहीं पड़ोसी राज्य है ये कहीं शक्तिशाली ना बन जाए। तो सेम वो अपनी कंडीशन होती है, पड़ोस वालों से दुश्मनी किया, जरा किया, ईर्ष्या की। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन को भी ईर्ष्या थी कि मेरा पड़ोसी राज्य की शक्तिशाली नहीं हो जाए, और शक्तिशाली कब बनेगा? जब इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट थी, वो थी यहाँ पर जो जितने भी विचारक थे, जितने भी दार्शनिक थे, ऐसे कह सकते हैं, यहाँ अलग अलग मत वाले दार्शनिक थे, मत अलग अलग जिनके मत थे। कोई तो किसी का विश्वास तो था राजतंत्र में, गणतंत्र में, किसी का लोकतंत्र में, किसी का कोई उदारवाद से संबंधित था तो कोई समाजवाद से संबंधित था। तो इस प्रकार से यहाँ के जितने भी विचारक हुए थे, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ के जो जर्मनी के एकीकरण में जितने भी सहायक व्यक्ति थे, जैसे एम्यूअल विक्टर था, मैजनी था, काबू था, गैरिबाल्डी था। तो इन सभी के क्या थे? अलग अलग विचार थे, अलग अलग सोच थी। इनमें देखो, एक तो चाहता था कि आदर्शवादी हो, या ऐसे कह सकते हैं एक की जो परिकल्पना थी वो अमूर्त थी, एक में मूर्त थी। एक विश्वास करता था कि यहाँ राजतंत्र हो, गणतंत्र हो, दूसरा वो समझ सकता था या लोकतंत्र हो जाए। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग विचार थे। तो यहाँ मैं देता हूँ अलग अलग विचार।
विचारवादियों का होना। अलग-अलग विचारवादी थे, इनके कारण इसके एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। चौथा का जो बाधा थी वो था कि यहाँ की जो जनसंख्या थी, यहाँ की जितनी भी नागरिक थे उनमें राष्ट्रवाद का अभाव था, अर्थात जन जागृति का अभाव। जन जागृति का अभाव कैसे था कि इन लोगों ने कहा था कि हमारा तो अपना छोटे छोटे राज्य जैसे सेवाएं का मतलब फ्रांस वाले मुझे अच्छे से थे, मुझे क्या मतलब मैं यहाँ पर जाकर के और इटली के घर में आके अपना पैर अड़ाऊँ। दूसरा पिडमांट वाला ये भी सोचा हुआ था, नीस वाला ये भी सोचा हुआ था। तो इस कारण से क्या हुआ था कि यहाँ पे जन जागृति का अभाव था, उनमें राष्ट्रवाद की भावना प्रकट नहीं थी। जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना प्रकट होती तो आपस में एक दूसरे संयुक्त हो जाते, मिलकर सामना करते, तो आवश्यकता था इनका एकीकरण हो जाता। और लास्ट में यही होता है कि राष्ट्रवाद की भावना प्रकट होती है और तब जाकर इनका एकीकरण होता है। तो चौथा जो मेन जो बाधा थी वो था जन जागृति का अभाव। जन जागृति का अभाव। तो ये तो मुख्य रूप से इसकी चार तो थी, साथ ही साथ हम देख सकते हैं साथ में जितना भी दूसरा था यहाँ था कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले जहाँ जो राज्य थे, इन राज्यों में अलग अलग धर्म से संबंधित लोग निवास करते थे, अपने समूह बना रखे थे कि मैं इस समूह से हूँ, ये प्रोटेस्ट है, ये कैथोलिक है, इस प्रकार से अपने धार्मिक समूह बना रखे थे। तो यहाँ जो बाधा थी, पांचवी बाधा देखें तो धार्मिक बाधा बनी होती। धार्मिक बाधा कैसे होती? अपने अपने धर्मों को मानने वाले धार्मिक या सांस्कृतिक धार्मिक व संस्कृति के संगठन, जैसे धार्मिक संगठन की प्रोटेस्ट को ऐसे इन्होंने अपने बना रखे थे समूह, और इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, और जिस कारण से इटली का एकीकरण होने में भी बाधाएं थी। तो इस प्रकार से कुछ बाधाएं नहीं थी जो कि इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा का काम उन्होंने किया था। इटली के एकीकरण होने में उन्होंने काफी समय लगाया, उनको बाधित किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो पेपर में आता है, पेपर में भी यही आता है कि इटली के एकीकरण के बारे में बताइए, कि प्रश्न ऐसे लॉन्ग पूछ लेता है जिसमें आपको बाधाएं जो सहयोग वाले संगठन थे वो, और एकीकरण के जो चरण थे, एकीकरण के चरण और बाधा, तीनों का वर्णन करना होता है। ये ऐसे पूछे थे कि इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी। आपको 4-5 बाधाओं के बारे में लिखना होगा, और जहाँ से आपके नंबर आपको पूरे मिलने की आशा हो जाती है। तो बस यही थी बाधाएं, प्रमुख रूप से बाधाएं थी। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से फिर ऐसा करें, इस वीडियो को एक बार और देखें, क्योंकि कुछ राज्यों के नाम कुछ ऐसे हैं जो कि हमको थोड़े सा परेशानी में डालते हैं। जब राज्यों के नाम और उनकी स्थिति पता चल जाएगा तो ये आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा, और आप आसानी से एकीकरण के बारे में लिख सकते हो। नाम ही होते हैं मेन रूप से, जैसे कुछ दार्शनिक हो गए, दार्शनिक के नाम भी याद रखूंगा आप। जैसे आप मैंने पहले बताया था, गैरिबाल्डी था, मैजनी था, काबूर था, एम्बल पिक्टर था। तो इस प्रकार के कुछ नाम होंगे, इनको भी अगर हम याद रखेंगे तो आसानी से सरल हो जाएगा या आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने बाधाएं पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जिसके जो प्रमुख संगठन थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।